हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। स्टूडेंट्स, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में लाइट एनर्जी को कार्बोहाइड्रेट के रूप में ट्रैप कर लिया जाता है और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होती है। ये हम प्रकाश संश्लेषण में पढ़ चुके हैं। अब जो प्रकाश संश्लेषण में कार्बोहाइड्रेट या शुगर फॉर्म होती है, इस कार्बोहाइड्रेट का उपयोग जब एनर्जी मॉलिक्यूल या एटीपी के निर्माण में किया जाता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में दो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इन दोनों ही प्रोडक्ट्स को काम में लिया जाता है एटीपी या एनर्जी मॉलिक्यूल्स के निर्माण में, और साथ ही साथ रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। इन दोनों का ही उपयोग प्रकाश संश्लेषण में किया जाता है। तो इस तरीके से प्रकाश संश्लेषण के बाद रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन है, जिसके अंदर प्रकाश संश्लेषण में जो कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस हुए हैं उनका उपयोग एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाने में कर लिया जाता है। तो आज हम इसी सेल्यूलर रेस्पिरेशन की बात करेंगे। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, द रिएक्टिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड शुगर in the form of glucose in order to produce ATP, carbon dioxide and water is called cellular respiration. प्लांट्स में जो ग्लूकोज है उसका उपयोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करने में होता है उसे हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर जो लीव्स में फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बना है, साथ ही ऑक्सीजन का उपयोग करके एनर्जी मॉलिक्यूल्स और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। प्लांट्स यूज सेल्यूलर रेस्पिरेशन टू कन्वर्ट द एनर्जी stored in the form of glucose into usable chemical energy। मीन्स जो लाइट एनर्जी को प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर कर लेते हैं, अब इसे यूजेबल केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो ये जो प्रोसेस है उसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहेंगे। रेस्पिरेशन या श्वसन के रूप में आमतौर पर हम यही समझते हैं कि ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना, जो कि एक सिंपल ब्रीदिंग प्रोसेस है, जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दो अलग अलग प्रोसेस हैं। आइए हम देखते हैं कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट, इनटेक ऑफ फ्रेश एयर एंड रिमूवल ऑफ फॉल एयर। सिंपली ऑक्सीजन गैस को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना ब्रीदिंग कहलाता है, जबकि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन या सेल्यूलर रेस्पिरेशन की जो रिएक्शन है उसके अंदर फूड का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बनते हैं। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, जबकि रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। इसके अंदर बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनकी वजह से एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। ब्रीदिंग, नो एनर्जी इज रिलीज्ड रादर यूज्ड। और ब्रीदिंग की प्रोसेस में किसी भी तरीके की कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती है, इनफैक्ट यूज आती है। जबकि जो रेस्पिरेशन है उसका मेन प्रोडक्ट ही एनर्जी मॉलिक्यूल्स या एटीपीज होते हैं। तो रेस्पिरेशन में एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ब्रीदिंग इज अ एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस, जबकि रेस्पिरेशन इज एन इंट्रा सेलुलर प्रोसेस, ये सेल के अंदर होती है। ब्रीदिंग, नो एंजाइम्स इन्वॉल्व, क्योंकि एक सिंपल प्रोसेस है जिसके अंदर ऑक्सीजन गैशियस एक्सचेंज है, एक तरीके का ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, तो इसमें किसी भी तरीके के एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड नहीं होते हैं। जबकि रेस्पिरेशन में बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, इसीलिए लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स आर इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस।
Breathing confined to certain organs and respiration occurs in all the cells of the body. और जो respiration है वो हमारे प्लांट जो बॉडी है उसकी हर सेल के अंदर होता है, जबकि जो ब्रीदिंग है वो एक सर्टेन ऑर्गन्स के थ्रू यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू होती है। तो इस तरीके से ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में कुछ डिफरेंसेस हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इज एन important process. It is process by which the solar energy trapped by the plants in the food can be utilized. अब जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है मेनली फूड एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए किया जाता है। मीन्स प्रकाश संश्लेषण में जो सोलर एनर्जी ट्रैप की जाती है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, उस एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए ही श्वसन या सेलुलर रेस्पिरेशन की रिएक्शन होती है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। यहाँ पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको ब्रेक किया जाता है एनर्जी रिलीज करने के लिए। दिस एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स, और ये जो एनर्जी है वो ATP मॉलिक्यूल्स के रूप में रिलीज होती है। और इन ATP मॉलिक्यूल्स का जो यूज़ है वो अलग अलग एक्टिविटीज़ में काम में लिया जाता है। जो भी प्लांट के अंदर रिएक्शंस होती हैं, मेटाबॉलिक या कैटाबॉलिक रिएक्शंस, उसके अंदर जहाँ पर भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो इन ATP मॉलिक्यूल्स को काम में लिया जाता है। ATP कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड, इनको एनर्जी सोर्स के रूप में स्टोर भी किया जाता है। फोटोसिंथेसिस यूटिलाइजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजेस ऑक्सीजन। अब जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है और ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है। वेयर एज रेस्पिरेशन मेक यूज ऑफ दिस ऑक्सीजन एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ देन यूज्ड बाय प्लांट्स। तो ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शंस हुई। मीन्स जो प्रोडक्ट हमारे प्रकाश संश्लेषण में बन रहे हैं, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनका उपयोग तो हो गया रेस्पिरेशन में, और जो रेस्पिरेशन में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स, इनका उपयोग कर लिया जाता है प्रकाश संश्लेषण में। रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर and together maintain the delicate oxygen carbon dioxide balance in the nature। इस तरीके से ये प्रकृति में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बैलेंस को भी मेंटेन रखती हैं, और यहाँ पर जो सनलाइट की जो एनर्जी है उसका प्रॉपर यूज़ एनर्जी मॉलिक्यूल्स के रूप में रेस्पिरेशन के थ्रू ही हो सकता है। प्लांट्स रिक्वायर ऑक्सीजन for respiration to occur and they also give out carbon dioxide। हम सभी जानते हैं कि रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। Hence, plants have system in place that ensure the availability of oxygen। क्योंकि रेस्पिरेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, इसके अंदर जो लाइट एनर्जी ट्रैप की गई है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है, यूजेबल केमिकल एनर्जी में, ताकि जो बाकी रिएक्शंस हैं वो हो सके। उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो प्लांट्स ये इंश्योर करते हैं कि ऑक्सीजन बनी रहे, क्योंकि प्लांट्स के अंदर कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स तो है नहीं जिस तरीके से ह्यूमंस में लंग्स हैं जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्व करने का काम करते हैं। तो ये जो प्लांट्स हैं इनके अंदर किसी भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि फर्स्ट ईच प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैस एक्सचेंज नीड्स। यहाँ पर हर सेल अपना अपना जो ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जो गैसेस एक्सचेंज की आवश्यकता है, उसका खुद ख्याल रखती है या खुद उसको मेंटेन रखती है। इसीलिए यहाँ पर किसी भी तरीके की रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं हमारे प्लांट्स के अंदर। देयर इज़ वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू अनदर। और यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू कभी कभी गैसेस एक्सचेंज होता है, अदरवाइज इंडिविजुअल सेल्स ही ये काम करती हैं। सेकेंड, प्लांट्स डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड फॉर गैसेस एक्सचेंज। जो प्लांट्स का जिस तरीके का स्ट्रक्चर है या जिस तरीके की उसके अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें गैसेस एक्सचेंज की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। रूट्स
stems and leaves respire at rates far lower than animals do. जिस तरीके से एनिमल्स रेगुलर सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, एक रेगुलर प्रोसेस है। इस तरीके का प्लांट्स के अंदर रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती है, बहुत ही स्लोवर रेट पे होता है रेस्पिरेशन। Respiration, the process of biochemical decomposition of organic compounds like simple carbohydrates, glucose in living cells with the release of energy। तो अगर हम एक लाइन में इस रेस्पिरेशन को समझना चाहें तो कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन, किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जो कि एनर्जी रिलीज करने के काम में आता है। मीन्स यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन से हमने 38 एटीपी का निर्माण किया। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस करते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जो कि एक एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है। और कोई भी रिएक्शन जो प्लांट्स के अंदर होती है उसके अंदर एटीपी मॉलिक्यूल्स एनर्जी सोर्स के रूप में काम में लिया जाते हैं। तो इस तरीके से ये ग्लूकोज तो फॉर्म हुआ था कहाँ? प्रकाश संश्लेषण में, लाइट एनर्जी को ट्रैप करके। अब इस एनर्जी को हमने यूजेबल एनर्जी यानी कि एटीपी में कन्वर्ट किया रेस्पिरेशन के थ्रू। एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 1 mole of glucose on complete oxidation yield 38 molecules of ATP। यहाँ पर आप ध्यान रखें कि एक मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज का है वो अपने कंप्लीट ऑक्सीडेशन, अगर प्रॉपर और कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो 38 मॉलिक्यूल्स का निर्माण करती है। It is an high energy molecule which serves as an immediate source of energy। और जो भी सेल्स के अंदर रिएक्शंस होती है उसके अंदर हर किसी भी रिएक्शन में या कोई भी काम करने में हमेशा एनर्जी की आवश्यकता होती है, और ये जो एटीपीज हैं इमीडिएट सोर्स हैं एनर्जी का। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी विच कैन बी यूज्ड फॉर ऑल पर्पजेज इन द सेल। Therefore ATP is called the currency of the cell। तो जिस तरीके से एनर्जी के लिए ATP को स्टोर किया जाता है, उसे हम किसी भी बायोकेमिकल प्रोसेस या कोई भी प्रोसेस जो सेल में हो रहा है उसमें एनर्जी के लिए हम ATP को यूज़ करते हैं, इसीलिए इसे करेंसी ऑफ सेल भी कहा जाता है। मेटाबॉलिज्म इज द सेट ऑफ लाइफ सस्टेनिंग केमिकल रिएक्शंस। अभी हमने कहा कि जो भी रिएक्शंस होती हैं उसके अंदर एटीपी काम में लिया जाती है। तो सेल्स के अंदर जो भी क्रियाएं हो रही है उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इट इज़ अ सेट ऑफ लाइफ सस्टेनिंग केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार की रिएक्शंस लगातार होती रहती हैं, उन्हें हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस या रिएक्शन 2 तरीके के होते हैं, पहला कैटाबॉलिक प्रोसेस, दूसरा एनाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस इट इज़ अ डिस्ट्रक्टिव यानी कि ब्रेकिंग डाउन का प्रोसेस है इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड, दैट इज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस हुआ क्योंकि यहाँ पर जो ग्लूकोज के रूप में एनर्जी सिक्योर थी उसको हमने ब्रेक डाउन किया और एनर्जी को रिलीज किया। जबकि एनाबॉलिक प्रोसेस होते हैं कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, इसके अंदर निर्माण होता है, कंस्ट्रक्ट होती है एनर्जी। प्रोसेस इन विच एनर्जी इज यूज्ड फॉर बायोसिंथेटिक प्रोसेसेस लाइक फोटोसिंथेसिस। तो वह एक फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, जबकि रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो हमारा रेस्पिरेशन है वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है और वो फोटोसिंथेसिस में जो एनर्जी स्टोर हुई है उसको एनर्जी मॉलिक्यूल्स यानी कि एटीपी सिंथेसिस के काम में लेता है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज द बायोकेमिकल एनर्जी। Cells store and release energy using the chemical adenosine triphosphate. ATP is the energy currency of the cell
एंड मैनी सेलुलर प्रोसेसेस यूज एटीपी। अभी हमने कहा कि ये एनर्जी का सोर्स है, तो ये एनर्जी का सोर्स कैसे है? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉस्फेट फॉस्फेट बॉन्ड हैं। जितने ज़्यादा फॉस्फेट बॉन्ड्स होते हैं उसकी एनर्जी उतनी ही हाई होती है। जैसे कि एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, उसके अंदर एक ही फॉस्फेट का मॉलिक्यूल होता है। जबकि अगर हम एडीपी की बात करें, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, उसके अंदर फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। अब इसमें अगर हम एक फॉस्फेट और जोड़ दें तो एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाता है। और ये जो ट्राइफॉस्फेट हैं, 3 फॉस्फेट हैं, इनके बीच की जो बॉन्ड्स हैं ये हाई एनर्जी वाले बॉन्ड होते हैं। और जब इन फॉस्फेट बॉन्ड्स को ब्रेक किया जाता है तो इनसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। इसीलिए एटीपी एनर्जी का रिच सोर्स माने जाते हैं। अभी हमने बात की ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन की। इसी तरीके से एक है फर्मेंटेशन। रेस्पिरेशन तो क्या है? इट इज़ द मेन प्रोसेस दैट सेल्स यूज टू गेट एनर्जी फ्रॉम द ग्लूकोज। अभी हमने जाना ही है कि ग्लूकोज से एनर्जी प्राप्त करने के लिए सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। ब्रीदिंग इज द मूवमेंट ऑफ गैसेस इन एंड आउट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म से गैसेस एक्सचेंज जो हो रहा है, ऑक्सीजन अंदर आ रही है या कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, उसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। बट what is fermentation? Fermentation is a way to produce energy without using oxygen. अब यहाँ पर रेस्पिरेशन के लिए एनर्जी रिलीज होती है, इसी तरीके से फर्मेंटेशन में भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है लेकिन विदाउट ऑक्सीजन। दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस यही है कि रेस्पिरेशन में एनर्जी की रिलीज करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन यूज़ में आती है रेस्पिरेशन में, जबकि फर्मेंटेशन में ऑक्सीजन यूज़ नहीं ली जाती है और जो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट हैं उनका उपयोग किया जाता है एनर्जी प्रोड्यूस करने में। तो इस तरीके से रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन और ब्रीदिंग 3 अलग अलग प्रोसेस हुए कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करने के। नाउ टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो अभी हमने जैसा कि कहा कि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन काम में ली जाती है और एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, तो उसे हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। द ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, इससे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और साथ ही साथ 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अगर इसी कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का उपयोग ऑक्सीजन की एब्सेंस में किया जाए, इसे हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। द पार्शियल ऑक्सीडेशन, अब इस ऑक्सीजन के अंदर जो इस तरीके की जो रेस्पिरेशन है उसके अंदर ऑक्सीजन काम में नहीं आती है और ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, मीन्स पूरी तरह से ये ऑक्सीडाइज नहीं होती है, ऑफ ऑर्गेनिक फूड इन द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो जहाँ पर ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन हो और साथ ही साथ ऑक्सीजन का यूज़ भी ना हो, मीन्स ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो, उस प्रोसेस को हम एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन बोलते हैं। और इसके अंदर इथाइल एल्कोहल प्रोड्यूस होता है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स बने हैं। मीन्स अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो तो हमारे एक ग्लूकोज से 38 एटीपी प्रोड्यूस होंगे, जबकि अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, अवायवीय श्वसन हो रहा है जहाँ पर ऑक्सीजन काम में नहीं आ रही है, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से सिर्फ 2 एटीपी का निर्माण हो रहा है। तो हमारे लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे एनर्जी सोर्स को लॉस करने के जैसा है। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो 38 एटीपीज प्रोड्यूस होंगे और इन एटीपीज का जो यूज़ है किसी भी सेलुलर रिएक्शन में एनर्जी सोर्स के रूप में किया जाता है। तो ये हुए हमारे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एक जिसके अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पूरी तरीके से ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और 38 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसके अंदर एक ग्लूकोज के पार्शियल ऑक्सीडेशन से सिर्फ 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं।
एरोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं और डिटेल में। फर्स्ट, ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर डिराइविंग एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है एनर्जी प्रोड्यूस करने में, जबकि फर्मेंटेशन में अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन occurs in the cytoplasm and mitochondria। एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जबकि फर्मेंटेशन साइटोप्लाज्म में होता है। एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट बनते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, जबकि फर्मेंटेशन के अंदर इथाइल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, यानी कि जो भी ग्लूकोज या शुगर मॉलिक्यूल काम में लिया गया है उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जबकि फर्मेंटेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में लगभग 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस, जबकि यहाँ पर सिर्फ 2 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। मेनली हमने जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाए थे एनर्जी के लिए ही बनाए थे, उसका ही उपयोग नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है फर्मेंटेशन में। अभी हमने कहा कि जिस तरीके का रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है उसका पार्शियल ऑक्सीडेशन या फुली ऑक्सीडेशन होता है। तो ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। The compounds that are oxidized during this process known as respiratory substrate। तो अभी हमने जो बात की रेस्पिरेशन की या फिर फर्मेंटेशन की, इसके अंदर जो भी कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइज होगा, उसको हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहेंगे। अभी हमने ग्लूकोज की बात की थी। यूजुअली कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी, बट प्रोटीन्स, fats and even organic acids can be used as respiratory substances in some plants under certain conditions। Mainly हमारा जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है वो फोटोसिंथेसिस में जो कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होते हैं वही होता है, और लेकिन कभी कभी प्रोटीन, फैट्स या फिर ऑर्गेनिक एसिड भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में काम करते हैं। मीन्स ग्लूकोज की जगह पर फैट, प्रोटीन या फिर ऑर्गेनिक एसिड हो सकते हैं। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन अ सेल, ऑल द एनर्जी कंटेन्ड इन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज नॉट रिलीज्ड फ्री इनटू द सेल और इन अ सिंगल स्टेप। अभी हमने कहा कि एक जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, अगर उसका ऑक्सीडेशन होता है तो 38 एटीपीज बनते हैं, 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। लेकिन ये जो रिएक्शन है, ये जो इतने एटीपीज प्रोड्यूस हुए हैं, एक सिंगल रिएक्शन नहीं है, पूरी रिएक्शंस की एक सीरीज होती है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है, तब जाके ये जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है किसका, एक हमारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का। इट इज़ रिलीज्ड इन अ सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन। एक स्टेप वाइज रिएक्शंस होती हैं, पूरी सीरीज होती है, कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स, और इन जो रिएक्शंस को बहुत सारे एंजाइम्स कंट्रोल करते हैं। एंड इट इज़ ट्रैप्ड एज केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो केमिकल एनर्जी है एटीपी के फॉर्म में ट्रैप हो जाती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या हुए, जो भी कंपाउंड्स हमारे रेस्पिरेशन में काम में आ रहे हैं उसको हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहेंगे। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट या श्वसन गुणांक या फिर RQ, ये क्या है? द रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट और RQ इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड इन द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ। अभी हमने कहा कि जो रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया है उसके अंदर ऑक्सीजन तो काम में आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक। अब इनका जो रेशो है, मीन्स वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, जितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स बने और जितने ऑक्सीजन काम में आए, इनके रेशो को हम बोलते हैं RQ। मीन्स श्वसन गुणांक इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्लिक
ऑक्सीजन। मीन्स पर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन कंज्यूम करने पर कितने मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड बने, ये हमारा आरक्यू कहलाता है। इन दोनों का जो रेशो है वो हमारा आरक्यू या श्वसन गुणांक कहलाता है। द रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट और आरक्यू is a value is a measure of the ratio of carbon dioxide produced and organ oxygen consumed by an organism per unit time। तो हम कह सकते हैं कि जो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। क्योंकि रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट इज अ रेशो एंड देयरफॉर हैज़ नो यूनिट्स, इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ये एक रेशो है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो रेशो है उसको हम श्वसन गुणांक या आरक्यू कहते हैं। द रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट इज अ वैल्यूएबल मेजरमेंट एज इट प्रोवाइड्स अस विद information regarding the nature of the substrate being used by an organism of respiration। अब रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट या श्वसन गुणांक की क्या आवश्यकता है, ये जो श्वसन गुणांक है इससे हमें जानकारी मिलती है कि किस रेस्पिरेटरी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि हर किसी का जो आरक्यू है या श्वसन गुणांक है वो अलग अलग होता है। तो श्वसन गुणांक से हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कौन सा जो सबस्ट्रेट है वो ऑक्सीडेशन में या रेस्पिरेशन में काम में लिया गया। द सिंप्लीफाइड इक्वेशन फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ ग्लूकोज इज 1 molecule of glucose, 6 molecules of oxygen produce 6 molecules of carbon dioxide and 6 molecules of water molecules। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बने हैं और 6 ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल काम में आए थे। तो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स का रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट या आरक्यू होगा वो क्या होगा, 6 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक या रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट या आरक्यू होता है वो 1 होता है। मीन्स 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से 6 ही कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। अब अलग अलग जो सबस्ट्रेट्स हैं रेस्पिरेशन में, जैसा कि हमने कहा फैट, प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक एसिड्स भी रेस्पिरेटरी के सबस्ट्रेट के रूप में काम में आते हैं। तो उनका जो श्वसन गुणांक या आरक्यू है वो अलग अलग होता है। यहाँ पर ग्लूकोज का रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट 1 है क्योंकि 6 ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कंज्यूम होते हैं और 6 ही बनते हैं। लेकिन फैटी एसिड्स जितने भी फैट्स हैं उनका 0.7 और प्रोटीन्स का 0.9 आरक्यू वैल्यू होती है। आरक्यू वैल्यू इक्वल टू यूनिटी मीन्स 1 किसका होगा, जब रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट इक्वल होगा जहाँ पर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हम कार्बोहाइड्रेट को काम में लेंगे। वहाँ पर क्योंकि 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, अगर हम इनका रेशो निकालें तो ये 1 निकलता है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू क्या है तो इट विल बी 1। इसी तरीके से कुछ सबस्ट्रेट्स हैं जिनका आरक्यू लेस देन 1 या लेस देन यूनिटी होता है। आरक्यू इज लेस देन 1 व्हेन रेस्पिरेशन इन एरोबिक, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, बट द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज आइदर फैट और प्रोटीन्स। अगर फैट या प्रोटीन्स होंगे तो हमारा आरक्यू लेस देन 1 होगा। इट अकर्स ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ फैटी सीड्स, और जब फैटी सीड्स का जर्मिनेशन होता है उस वक्त ये कॉमन होता है, मीन्स उस वक्त ये प्रोसेस होता है। जहाँ पर हम देख सकते हैं कि फैट के मॉलिक्यूल्स के अंदर 80 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल काम में आए और 57 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस हुए और 52 मॉलिक्यूल्स ही वाटर के प्रोड्यूस हुए। तो अगर हम 57 डिवाइडेड बाय 80 करें तो इट इज़ अबाउट 0.71। तो इस तरीके से हमारे जो प्रोटीन्स हैं या पेप्टोन्स हैं या फैट हैं, इन सभी का आरक्यू 1 से कम लगभग 0.7 होता है, क्योंकि यहाँ पर जितनी ऑक्सीजन काम में ली जाती है उससे कम कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। कभी कभी
हमारा जो RQ है वो मोर देन यूनिटी होता है, एक से अधिक होता है, और ज़्यादातर ये होता है जब हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में ऑर्गेनिक एसिड्स को काम में लेते हैं। जैसे कि अगर ऑक्सैलिक एसिड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में काम आता है तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का अगर काम में लिया है तो 4 मॉलिक्यूल हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस होते हैं, और इनका अगर हम रेशो निकालें 4/1 तो ऑक्सैलिक एसिड का जो हमारा RQ है वो 4 आएगा। इसी तरीके से अगर हम मैलिक एसिड की बात करें तो यहाँ पर जो हमारे 3 ऑक्सीजन काम में आ रही है और साथ ही साथ 4 कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं, तो इसका रेशो भी जो आएगा वो 1.3 होता है। और सक्सिनिक एसिड के केस में हम देख सकते हैं कि जब 7 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल काम में लिए गए तो 8 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए। इस तरीके से इन दोनों का जो रेशो है उससे हमें 1.14 मीन्स एक से ज़्यादा हमारा RQ वैल्यू है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारा जो RQ वैल्यू है वो 1 भी हो सकता है, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स के केस में होता है, 1 से कम भी हो सकता है जैसा कि फैट्स और प्रोटीन्स के केस में हम देखते हैं, और 1 से ज़्यादा भी हो सकता है जैसा कि हम ऑर्गेनिक एसिड्स यानी कि ऑक्सैलिक एसिड, मैलिक एसिड या सक्सिनिक एसिड, इस किसी भी तरीके के जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उनके अंदर RQ की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। इन एनएरोबिक, ये तो बात हुई एरोबिक रेस्पिरेशन की। अब अगर हम बात करें एनएरोबिक रेस्पिरेशन की, देयर इज़ नो कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि डेफिनेशन में ही है कि यहाँ पर ऑक्सीजन यूज़ नहीं हो रही है। तो जब ऑक्सीजन यूज़ नहीं होती है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, तो देयरफॉर रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट इज इन्फिनिटी। अब सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस हो रही है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स काम में ही नहीं आए हैं, तो यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में हमेशा जो RQ होगा वो इन्फिनिटी होगा। कार्बोहाइड्रेट इज़ द यूजुअल सबस्ट्रेट, और यहाँ पर जो सबस्ट्रेट है उसमें ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट ही काम में आते हैं। अब अगर कोई कहे कि कार्बोहाइड्रेट का RQ एरोबिक कंडीशन में क्या होगा, तो हम कहेंगे 1, और एनएरोबिक कंडीशंस में क्या होगा, इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन काम में नहीं आती है। इसी तरीके से कभी कभी RQ 0 भी होता है। ये होता हमारे सक्यूलेंट्स के अंदर, जितने भी मांसलोद्भिद प्लांट हैं उनके अंदर डू नॉट इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग नाइट, और यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रोड्यूस नहीं होती है, सिर्फ ऑक्सीजन काम में आती है। तो यहाँ पर जो हमारा RQ है या रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट है वो 0 हो जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है वो काम में आ जाती है फोटोसिंथेसिस की, या फिर स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाती है। Succulent do not evolve carbon dioxide during night when their stomata are open, as the same is used in the carbon fixation. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन फिक्सेशन के काम में आ जाती है। They also change carbohydrates to organic acids which utilize oxygen but do not evolve carbon dioxide. और जो जितने भी सकुलेंट्स हैं वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स को ऑर्गेनिक एसिड जैसे मैलिक एसिड या सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करते हैं। इसीलिए जो सकुलेंट्स हैं उनका RQ 0 होता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड 0 प्रोड्यूस हुई है, इसीलिए यहाँ पर इसका श्वसन गुणांक भी 0 होगा। तो अगर कोई कहे कि ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं जिनका RQ 0 होता है, तो हम कह सकते हैं कि सकुलेंट्स के अंदर श्वसन गुणांक 0 देखने को मिलता है, और जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो वहाँ पर श्वसन गुणांक इन्फिनिटी होता है। तो इस तरीके से हम श्वसन गुणांक की वैल्यू अलग अलग, एक एरोबिक रेस्पिरेशन कार्बोहाइड्रेट में, एक से कम एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोटीन या फैट का हो तब, एक से ज़्यादा हो सकता है ऑर्गेनिक एसिड्स के केस में एरोबिक रेस्पिरेशन में, साथ ही साथ जब एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो वहाँ पर इन्फिनिटी होगा और 0 होगा हमारे सकुलेंट्स के केस में। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने बात की सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है,
फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन किस तरीके से आपस में कोरिलेटेड हैं, साथ ही साथ श्वसन गुणांक या रेस्पिरेटरी क्वेशेंट क्या है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।